हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण विज्ञान का निःशुल्क प्यारे साथियों फ्री ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। अगर आप पशु परीक्षर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या प्यारे साथियों आप एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो प्यारे साथियों 2024 में होने की संभावनाएं हैं, तो प्यारे साथियों साइंस हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक भी क्वेश्चन क्या ना जाए, बाहर ना जाए। हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं ताकि आपको याद आसानी से हो जाए, और हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। यानी आपको पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। हस्तलिखित नोट्सों की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है और व्याख्या सहित हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्यारे साथियों हम एक टॉपिक कर चुके हैं 5 क्लासों में, और कौन सा टॉपिक? मानव रोग कर चुके हैं, और हमने ट्रिक के माध्यम से एक एक रोग का रोग कारक पढ़ा था। वो चाहे जीवाणु जनित रोग हो, वो चाहे विषाणु जनित रोग हो, वो चाहे कवक जनित रोग हो प्यारे साथियों, या फंगस जनित रोग हो, या प्यारे साथियों वो हो प्यारे साथियों अनुवांशिक रोग। सभी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। और आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अंतःस्त्रावी तंत्र। क्या टॉपिक स्टार्ट होने वाला है? अंतःस्त्रावी तंत्र, जो पशु परीक्षर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पटवार एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एलडीसी एग्जाम यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाएं जिनमें साइंस पूछी जाती है, उनमें ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है, अंतःस्त्रावी तंत्र। तो चलिए, हमारे हस्तलिखित नोट्सों के पास पीडीएफ के रूप में है, एक एक शब्द की व्याख्या सहित पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारे हस्तलिखित नोट्स। तो प्यारे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है हस्तलिखित नोट्स, वो भी साइंस के। और टॉपिक क्या रहने वाला है हमारा आज का? अंतःस्त्रावी तंत्र। उससे पहले आपको सिलेबस में किस प्रकार ये टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा? सिलेबस, वो चाहे रीट का सिलेबस हो, वो चाहे एलडीसी का सिलेबस हो, आपको मिलेगा लिखा हुआ नियंत्रण व समन्वय। क्या मिलेगा? नियंत्रण व समन्वय मिलेगा। अब जानेंगे ये है क्या प्यारे साथियों। हम अंतःस्त्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र नियंत्रण व समन्वय में क्यों पढ़ते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित रूप से व समन्वय रूप से तंत्रिका तंत्र व अंतःस्त्रावी तंत्र मिलकर संपन्न करवाते हैं। यानी दैनिक जीवन में हम जो भी कोई क्रिया करते हैं ना, वो कौन मिलकर करवाता है? एक तो तंत्रिका तंत्र और एक अंतःस्त्रावी तंत्र। ये दोनों मिलकर दैनिक जीवन में हम जो भी कोई क्रिया करते हैं, ये दोनों मिलकर संपन्न करवाते हैं। आगे देखिए, इस कारण इन तंत्रों को सम्मिलित रूप से, देखिए इस कारण इन तंत्रों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इस शब्द को कर लीजिए प्यारे साथियों नोट। और क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ध्यान से देखिए, क्या कहा जाता है? इस शब्द को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है तंत्रिका तंत्र व अंतःस्त्रावी तंत्र के सम्मिलित रूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंतःस्त्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के सम्मिलित रूप को न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम एक एक की। पहले बात करेंगे अंतःस्त्रावी तंत्र की, उसके बाद बात करेंगे हम तंत्रिका तंत्र की। तो सबसे पहला हमारा नियंत्रण व समन्वय में टॉपिक रहने वाला है अंतःस्त्रावी तंत्र। क्या रहने वाला है? अंतःस्त्रावी तंत्र रहने वाला है, जिसके जनक कौन है? इसके जनक है थॉमस एडिसन। किसके हैं?
थॉमस एडिसन जनक प्यारे साथियों, ये है थॉमस एडिसन जनक अंतःस्रावी तंत्र के। किसके जनक है? अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन? थॉमस एडिसन। कौन है? थॉमस एडिसन है अंतःस्रावी तंत्र के जनक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतःस्रावी तंत्र के जनक कौन है? ऑप्शन मिल जाएंगे मेंडल, ऑप्शन नंबर 2 मिल जाएगा एडिसन, थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर 3 मिल जाएगा प्यारे साथियों थॉमसन, ऑप्शन नंबर 4 मिल जाएगा चैडविक। कौन है? तो थॉमस एडिसन है। कौन है? थॉमस एडिसन अंतःस्रावी तंत्र के जनक कहलाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। तो अंतःस्रावी तंत्र की बात करें आगे, तो अंतःस्रावी तंत्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अंतःस्रावी तंत्र में हम अध्ययन करते हैं ग्रंथियों का। किसका अध्ययन? ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। और ग्रंथियों के बारे में हम पढ़ें तो ग्रंथियों के बारे में पढ़ें तो यह कोशिका समूह होता है, यानी ये कोशिकाओं का समूह होता है। कौन है? ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या होती है? कोशिकाओं का समूह होती है। और कोशिका क्या है प्यारे साथियों? शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। शरीर की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और इन्हीं कोशिकाओं के समूह से क्या बनती है? ग्रंथियां बनती है, जिनके द्वारा या जिसके द्वारा तरल पदार्थों का स्रावण होता है। यह कोशिका समूह होता है जिसके द्वारा तरल पदार्थों का स्रावण होता है, यानी ग्रंथियों के द्वारा किसका स्रावण किया जाता है? तरल पदार्थों का स्रावण किया जाता है। किसके द्वारा? ग्रंथियों के द्वारा क्या स्रावण किया जाता है? तरल पदार्थों का स्रावण किया जाता है। और आगे देखिए, स्टार लगा लीजिए इसे। और क्या है? ग्रंथियां उपकला उत्तक होती है। ये उपकला उत्तक क्या है? ये आप अब सोचने को मजबूर होंगे। उपकला उत्तक क्या है? ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे साथियों हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। लेकिन एक जानकारी मैं आपको बता देता हूं उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक क्या होता है? भ्रूणावस्था में सबसे पहले बनता है। इसे ये रीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि भ्रूणा अवस्था में सबसे पहले कौन सा उत्तक बनता है? तो उपकला उत्तक बनता है। कौन सा उत्तक बनता है? उपकला उत्तक बनता है। और इसी उपकला उत्तक से प्यारे साथियों ग्रंथियां का निर्माण होता है। क्या होता है? ग्रंथियां उपकला उत्तक होती है। ग्रंथियां क्या होती है? उपकला उत्तक होती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट। यहां से स्टार्ट होती है प्यारे साथियों असली ग्रंथियां, यानी ग्रंथियों का टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है। ग्रंथियों को नलिका के आधार पर, किसको? ग्रंथियों को नलिका के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक तो बाह्य स्रावी नलिका, बाह्य स्रावी तंत्र, और एक अंतःस्रावी तंत्र। नलिका के आधार पर प्यारे साथियों 2 भागों में बांटा गया ग्रंथियों को। एक तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां। प्यारे साथियों कौन सी? बाह्य स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। नलिका के आधार पर ग्रंथियों के 2 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां किसे कहते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं हम बाह्य स्रावी ग्रंथियों की। किसकी बात करते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथियों की बात करते हैं। तो नलिकाएं पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती है। और अंतःस्रावी तंत्र में क्या होगा? नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाएं नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है? देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथियों में क्या होता है? पदार्थों को नलिका द्वारा छोड़ा जाता है। पदार्थों को नलिका द्वारा छोड़ा जाता है, क्योंकि इनमें नलिकाएं पाई जाती है। इसी कारण पदार्थों को नलिका द्वारा छोड़ा जाता है। और यहां पर नलिका नहीं पाई जाती किसमें? अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो इसमें प्यारे साथियों पदार्थ रक्त में छोड़ा जाता है, रक्त द्वारा छोड़ा जाता है। अब बात करेंगे कि याद किस प्रकार रखेंगे हम। याद
किस प्रकार रखेंगे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, अंतःस्रावी में नलिका नहीं पाई जाती। तो याद आप इस प्रकार रख लीजिए, अगर हम बाहर से कोई पानी लाते हैं ना प्यारे साथियों, बाहर क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नाली लगाते हैं। बाहर हौद से घर तक पानी लाने में क्या करते हैं, हम नली का यूज करते हैं या नाली का यूज करते हैं। लेकिन घर में आने के बाद हमें नाली की जरूरत नहीं होती, नली की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम हौदी में पानी डाल लेते हैं या कुंड में या बाल्टी में या किसी में भी पानी डाल लेते हैं। आगे हमें नली की जरूरत नहीं होती, बाहर नली की जरूरत होती है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, बाहर नलिका पाई जाएगी, अन्यथा प्यारे साथियों पानी अंदर नहीं आएगा। ये याद कर रहे हैं, यानी पदार्थों को बाहर नहीं भेजा जाएगा या पदार्थ को घर में नहीं लाया जाएगा। किसके माध्यम से, अगर बाहर नली नहीं होगी, यानी बाह्य स्रावी नलिकाओं में नलिका पाई जाती है और पदार्थों को नलिका द्वारा छोड़ा जाता है। और मुख्य पदार्थ, जो पदार्थ छोड़ते हैं ना हम नलिकाओं में, उसका मुख्य पदार्थ क्या होता है, एंजाइम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हार्मोन्स, एंजाइम, इस प्रकार आपसे ऑप्शन मिलेंगे। तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। बाह्य स्रावी ग्रंथियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एंजाइम, जो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं प्यारे साथियों, प्रोटीन के बने होते हैं। कौन बने होते हैं, जो बाह्य स्रावी ग्रंथियों में पदार्थ पाया जाता है, जो एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, हार्मोन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हार्मोन पाए जाते हैं। किसमें, अंतःस्रावी ग्रंथियों में। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य पदार्थ क्या, हार्मोन। बाह्य स्रावी ग्रंथियों का मुख्य पदार्थ क्या, एंजाइम। ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे प्यारे साथियों, कि बाह्य स्रावी ग्रंथियों का मुख्य पदार्थ क्या होता है, तो एंजाइम होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का मुख्य पदार्थ क्या होता है, तो हार्मोन होता है। डायरेक्ट पूछे जाएंगे, कोई भी घुमा फिरा कर नहीं पूछा जाएगा। और एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। आगे देखिए यहां पर बाह्य स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, लार ग्रंथि। एक कौन होती है, पसीने की जो ग्रंथि होती है वो बाह्य ग्रंथि होती है। यकृत ग्रंथि भी बाह्य ग्रंथि होती है। अंश्रु ग्रंथि या आंसू की जो ग्रंथि होती है, आंखों में आंसू आते हैं, जो आंसू आते हैं ना प्यारे साथियों, वो ग्रंथि से, नली से होकर आते हैं, यानी वो भी प्यारे साथियों बाह्य स्रावी ग्रंथि है। और दुग्ध ग्रंथि भी क्या है, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जो हार्मोन स्रावित करती है, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, ये सभी ग्रंथियां क्या है, ये है अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी जो हार्मोन स्रावित करेगी ना, वो क्या हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथियां हो जाएगी। और प्यारे साथियों जो एंजाइम, क्योंकि आंसू क्या होते हैं, एंजाइम ही होते हैं। जो आंसू यानी जो एंजाइम स्रावित करेगी, वो क्या होगी, बाह्य स्रावी ग्रंथियां होगी। क्या होगी, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। जो एंजाइम स्रावित करेगी, बाह्य स्रावी ग्रंथियां। जो प्यारे साथियों हार्मोन स्रावित करेगी, वो क्या होगी, अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। इतना आपको समझ में आ गया ना। तो प्यारे साथियों, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया सो ठान लिया। अब देखेंगे हम ग्रंथियों की थोड़ी बेसिक जानकारी। और क्या है बेसिक जानकारी, देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत। कौन सी होती है, यकृत, जिसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। और क्या कहते हैं, मेरे जिगर का टुकड़ा।
क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ले तो पीनियल ग्रंथि। ये पीनियल ग्रंथि क्या है, सभी बात करेंगे आगे चलकर। हम व्याख्या सहित एक एक ग्रंथि, एक एक हार्मोन पढ़ने वाले हैं। बस आप धैर्य बनाए रखें, क्लास को लास्ट तक देख लें और पूरी देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, पास में जो बेल आइकन है ना, उसे दबा दीजिएगा, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। फिर कहोगे क्लास अपलोड ही नहीं होती इस चैनल पे। तो आगे देखिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ये तो हो गई सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, ये हो गई सबसे छोटी ग्रंथि। लेकिन अंतःस्रावी जो ग्रंथियां है ना, जो हार्मोन स्रावित करती है, उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, थायराइड ग्रंथि हो गई। आगे बात कीजिए, मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और आगे देखिए, सुपीरियर कमांडर या हेड मास्टर या सुपर मास्टर किसे कहते हैं, हाइपोथैलेमस को कहते हैं। इसे आप याद किस प्रकार रखोगे, आप याद रखोगे, मास्टर ग्रंथि तो हो गई भजनलाल, जो मुख्यमंत्री बने हैं ना, वो तो हो गए भजनलाल मास्टर ग्रंथि। और हेड मास्टर यानी मास्टर से भी ऊपर प्यारे साथियों हेड मास्टर होता है या सुपर मास्टर होता है, जो प्यारे साथियों नियंत्रण में किसी के कार्य करता है ना, जो किसी के नियंत्रण में कार्य करता है। यानी हेडमास्टर के नियंत्रण में कौन कार्य करता है, मास्टर कार्य करता है। तो भजनलाल है ना हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा, किसके नियंत्रण में कार्य करेंगे, हाई कमान के। और कौन है हाई कमान, मोदी। यानी हाई कमान, हाई से हाइपोथैलेमस, यानी सुपर मास्टर, हेड मास्टर कौन होगा, हाई कमान होगा। और मास्टर कौन होगा, पीयूष ग्रंथि यानी भजनलाल शर्मा होंगे। कौन होंगे, भजनलाल शर्मा होंगे। और शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, जो प्यारे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है, जो एंजाइम स्रावित करती है यानी हार्मोन भी स्रावित करती है। तो वो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो इतनी बातें आपको याद हो गई ना, तो एक नंबर आपका हो सकता है इनमें से पूछा जाए। यह है बेसिक जानकारी अब तक की प्यारे साथियों, एक एक ग्रंथि की बेसिक जानकारी थी। इनमें से आपसे पूछे जाएगा तो मान के चलिए पेपर आसान होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, आसान होगा। अब चलेंगे हम मॉडरेट लेवल में, किसमें, फिर चलेंगे हाई लेवल में। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे चलेंगे हम, आगे की ओर बढ़ेंगे और संपूर्ण सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो आगे चलिए, अब आने वाली है हम सभी की आधार कार्ड वाली फोटो प्यारे साथियों। वो चाहे आपकी भी हो सकती है, आधार कार्ड वाली फोटो आएगी। और क्या है, ये रही आधार कार्ड वाली फोटो। इसमें आप अपना नाक भी देख सकते हैं, अपने होठ भी देख सकते हैं, आपकी गर्दन भी देख सकते हैं। ये क्यों बनाए हैं, क्योंकि कई बार प्यारे साथियों आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड क्या पूछ लेता है, ग्रंथियों का क्रम पूछ लेता है, ऊपर से नीचे मस्तिष्क से पैरों की ओर क्रम पूछ लेता है ग्रंथियों का। तो याद किस प्रकार रखोगे, इस चित्र के माध्यम से, यानी आधार कार्ड वाली फोटो के माध्यम से याद रखोगे। तो सबसे ऊपर पीनियल का एक ग्रंथि, फिर हाइपोथैलेमस, उसके बाद थायराइड, उसके बाद पैराथायराइड, यहाँ पर क्या होती है थाइमस ग्रंथि, यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, फिर आती है एड्रिनल या अधिवक्र ग्रंथि, फिर आती है जनन ग्रंथि, जिसमें हम वृषण और अंडाशय दोनों पढ़ेंगे। तो चलिए नंबर 1 ग्रंथि पर सबसे पहले हम हाई कमान वाली ग्रंथि पढ़ेंगे, हेड मास्टर को पढ़ेंगे या सुपर मास्टर को पढ़ेंगे प्यारे साथियों। तो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। हाई कमान यानी हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम मोदी वाली पढ़ेंगे।
और मोदी क्या करता है प्यारे साथियों, सभी का, कोई भी हो, वो चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, वो चाहे करोड़ी लाल मीणा हो, वो चाहे भजन लाल शर्मा हो, उनका ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप नियंत्रण, यानी उसे गुस्सा नहीं होने देता, उन्हें सभी को प्रेम से रखता है। वसुंधरा राजे गुस्सा हुई थी ना, कब मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, लेकिन बनाया किसे? भजनलाल शर्मा को। किसकी चली यहां पर? हाइपो यानी हाई कमान की चली, यानी हाइपोथैलेमस ग्रंथि का क्या कार्य होता है? ताप नियंत्रण का कार्य होता है। और ये गुस्सा, भूख, प्रेम, इसको प्यारे साथियों कंट्रोल में रखता है। कौन है? हाइपोथैलेमस यानी हाई कमान। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और हाईकमान किसका नियंत्रण करता है? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री कौन था? पीयूष ग्रंथि। कौन था? पीयूष ग्रंथि। यानी हाइपोथैलेमस का और क्या कार्य हो जाएगा? यह क्या करेगी? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। कौन करती है? हाइपोथैलेमस। आपसे पेपर में पूछा जाएगा किस प्रकार कि ताप नियंत्रण का मुख्य कार्य कौन सी ग्रंथि का है? ऑप्शन नंबर 1 पीनियल, ऑप्शन नंबर 2 पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर 3 हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 4 थाइमस ग्रंथि। तो ताप नियंत्रण का मुख्य कार्य किसका है? हाइपोथैलेमस का है। किसका है? हाइपोथैलेमस का है, जो मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में तो पाई जाती है, लेकिन मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क भाग में पाई जाती है। कहां पर है? मस्तिष्क के अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। और प्यारे साथियों, अगर पेपर का लेवल हार्ड रहा ना, तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस अगर मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि अगर मस्तिष्क के डाइएनसीफेलोन, कौन से भाग में? डाइएनसीफेलोन भाग में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि अगर मस्तिष्क के डाइएनसेफेलोन के भाग में पाई जाती है। ये सभी को पता होगा, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाई जाती है। ये हो गया इजी लेवल। फिर आएगा मॉडरेट लेवल। हाइपोथैलेमस के कौन से मस्तिष्क में पाई जाती है? तो अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। अब आएगा थोड़ा पेपर का हार्ड लेवल। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि अगर मस्तिष्क के कौन से भाग में पाई जाती है? तो डाइएनसेफेलोन भाग में। कौन से भाग में? डाइएनसेफेलोन भाग में पाई जाती है। और इसके हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं। किसके हार्मोन प्यारे साथियों? हाइपोथैलेमस के हार्मोन 2 प्रकार के होते हैं, जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करती है। ये जो दोनों हार्मोन है ना, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण करते हैं। यानी हाइपोथैलेमस क्या हो गई? हेडमास्टर है, सुपर मास्टर है। क्या हो गई? हेडमास्टर, सुपर मास्टर। जो कौन है? हाई कमान, यानी हाइपोथैलेमस, यानी मोदी जी। क्या करते हैं? ताप को नियंत्रण करते हैं, गुस्सा और प्रेम को एक साथ रखकर भूख मिटा देते हैं। गुस्सा और प्रेम को एक साथ करके भूख मिटा देते हैं। यानी गुस्सा, भूख, प्रेम, ताप नियंत्रण प्यारे साथियों हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब बात करेंगे इन हार्मोन की कि स्तंभक हार्मोन क्या है, प्रेरक हार्मोन क्या है। जो 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं ना, किसमें? हाइपोथैलेमस में। तो ये 2 हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है प्रेरक हार्मोन, एक है स्तंभक हार्मोन। तो प्रेरक हार्मोन का क्या कार्य है? यह हार्मोन रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बढ़ाता है। प्रेरक यानी किसी को आप प्रेरणा दोगे तो उसका ज्ञान बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। तो प्रेरक हार्मोन क्या करता है? हार्मोन बढ़ाता है। और स्तंभक यानी किसी को रोकना, किसी को रोकोगे तो क्या होगा? हार्मोन कम करता है। यानी यह हार्मोन रक्त में पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को कम करता है। और एक हार्मोन क्या करता है? पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को बढ़ाता है। बढ़ाएगा कौन? जो प्रेरणा देगा, यानी प्रेरक हार्मोन। घटाएगा कौन? जो रोकेगा, यानी थक्का बनाएगा, यानी स्तंभक हार्मोन। कौन सा? स्तंभक हार्मोन। तो ये थी हाइपोथैलेमस ग्रंथि।
कौन सी ग्रंथि थी? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अब तक हमने ग्रंथियों के बारे में सामान्य जानकारी देखी। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत होती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है। तो प्यारे साथियों, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हेड मास्टर या सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस होती है। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय होती है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पढ़ा। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि हाई कमान, और हाई कमान क्या करता है? गुस्सा, प्रेम को एक साथ लाकर भूख मिटा देता है। और गुस्सा यानी ताप को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। और मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? ताप नियंत्रण। और पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। हाई कमान क्या करेगा? पीयूष ग्रंथि यानी भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री है उन्हें नियंत्रण में रखेगा। और प्रेरक हार्मोन और स्तंभक हार्मोन, दो हार्मोन पाए जाते हैं। यहां तक था इतना मैटर। इस प्रकार आपको याद होने चाहिए। एक बार मैंने नहीं, दो बार बता दिया। एक बार आप तब पढ़ोगे जब इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर देख लोगे, तब पढ़ोगे। और एक बार तब पढ़ोगे जब आपका एग्जाम आ जाएगा, यानी 4 से 5 बार तक आपको पढ़ना होगा, तब भी इस प्रकार याद होंगे। अब आती है हमारी नेक्स्ट ग्रंथि, कौन सी? पीनियल काय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि आती है? पीनियल काय ग्रंथि। और यह अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस भी अगर मस्तिष्क में पाई जाती थी, और पीनियल काय भी किस में पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है, वो भी अगर मस्तिष्क में। और अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसे देखिए, इसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मस्तिष्क की रेत किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क की रेत कहते हैं पीनियल काय ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पीनियल काय ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के इसमें कण पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। किसमें? पीनियल काय ग्रंथि में। इसी कारण इसे मस्तिष्क की रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्तिष्क की रेत कहते हैं। और ये मस्तिष्क में पाई जाती है, तो इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख कहां पर होती है प्यारे साथियों? एकदम बीच में। तो मस्तिष्क में भगवान शिव के एकदम बीच में तीसरी आंख होती है। अगर वो खुल जाएगी ना, तो क्या होगा? विनाश। और वो कब खुलेगी? वो तब खुलेगी जब आप प्यारे साथियों लंबी लंबी फेंकोगे या लंबी लंबी यात्राएं करोगे ना, लंबी लंबी यात्रा करोगे और लंबी लंबी फेंकोगे कि मैं वो लाग गयो और वो लाग गयो, लाग गयो को नहीं की है, इस प्रकार खोलोगे तो तीसरी आंख खुलेगी। यानी पीनियल काय ग्रंथि को क्या कहते हैं? तीसरी आंख कहते हैं। और इस ग्रंथि, ये जो ग्रंथि है ना, लगभग 13 से 14 वर्ष में क्या होने लगती है? नष्ट होने लगती है। क्यों होने लगती है? इसका भी कारण है। पीनियल काय ग्रंथि 13 से 14 वर्ष में नष्ट होने लगती है, क्योंकि पीनियल काय ग्रंथि क्या करती है? जनन अंगों के विकास को रोकती है। अगर प्यारे साथियों 13 से 14 वर्ष में ये नष्ट नहीं हुई, तो जनन ग्रंथियां, क्या जनन अंग है ना, उनका विकास नहीं होगा। और जनन अंगों का विकास कौन करती है? ये करती है पीनियल काय ग्रंथि। जनन अंगों का विकास कौन रोकती है? पीनियल काय ग्रंथि। रोकती है, करती नहीं, रोकती है। और इसे लैंगिक जैविक घड़ी भी कहते हैं इसी कारण, क्योंकि यह प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश के प्रति संवेदनशील है तथा यह जनन अंगों के विकास को रोकती है। ये मैंने आपको बता दिया। जनन अंगों के विकास को रोकेगी तो यह 13 से 14 वर्ष की आयु में नष्ट हो जाती है। उसके बाद जनन अंगों का विकास होने लगता है। और इसे लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, इसे मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। कितने क्वेश्चन बन गए प्यारे साथियों पीनियल काय ग्रंथि से। मस्तिष्क की रेत अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, लैंगिक जैविक घड़ी कहते हैं, जैविक अंगों के विकास को रोकती है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। और देखिए
लंबी यात्रा करते समय कौन सी ग्रंथि प्रभावित होगी, तो वो होगी पीनियल काय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि होगी, पीनियल काय ग्रंथि। अगर आप लंबी यात्रा पर जाते हो तो कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, पीनियल काय ग्रंथि। ये जो बाद में लिखे हुए हैं ना मेरे नोट्स, यहां पर लंबी यात्रा में प्रभावित, ये अलग पेन से आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यों लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। और पशु पक्षियों की दिनचर्या का निर्धारण एमसी को नियमित कौन करता है, पीनियल काय ग्रंथि। एमसी को नियमित, जो एमसी आती है 28 दिन का चक्कर होता है। पशु पक्षियों में दिनचर्या का निर्धारण लंबी यात्रा में प्रभावित होती है कौन सी, पीनियल काय ग्रंथि। ये था पीनियल काय ग्रंथि का एक सार संग्रह। और आगे देखिए, मात्र हार्मोन और पढ़ना है हमें पीनियल काय का। किसका, पीनियल काय का हार्मोन पढ़ते हैं। तो पीनियल काय ग्रंथि को एक और कहते हैं, देखिए, एपिफाइसिस सेरिब्राई। क्या कहते हैं, एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। कितने नाम हो गए प्यारे साथियों पीनियल काय के, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीनियल एक एक ग्रंथि है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई पता नहीं है प्यारे साथियों, साइंस कितनी भी लेवल तक भी पूछी जा सकती है, लेकिन हमें तैयारी क्या करनी है, बेहतर से भी बेहतरीन करनी है। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो पीनियल काय ग्रंथि को क्या 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 कहते हैं, एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं, लैंगिक घड़ी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं और ये जैविक विकास को रोकती है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम हार्मोन की। तो कौन सा हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि। याद किस प्रकार रखोगे, देखिए, मिट्टो, यहां पर मिट्टी याद रखेंगे। मस्तिष्क की रेत कौन सी, पीनियल काय ग्रंथि। और मिट्टी जिसमें नाम आए यानी मेलेटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है, तो पीनियल काय ग्रंथि। और मेलेटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है, यह मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है, जो त्वचा और बालों में पाया जाता है। कौन सा, मेलेनिन वर्णक। त्वचा और बालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, मेलेनिन वर्णक पाया जाता है। और मेलेनिन वर्णक का निर्माण कौन सा हार्मोन करता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन करता है। और मेलेटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, तो पीनियल काय ग्रंथि में पाया जाता है। अब चलेंगे हमारी नेक्स्ट ग्रंथि, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो चलिए हमारी मास्टर ग्रंथि पर। तो ये रही प्यारे साथियों आपके सामने हमारी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम पिट्यूटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। क्या कहते हैं, पिट्यूटरी। किसे, पीयूष ग्रंथि को। और ये मस्तिष्क के कौन से में पाई जाती है, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, मस्तिष्क में, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क की कौन सी अस्थि में, सफिनोइड अस्थि में। ध्यान से देख लीजिए एक एक शब्द को। अगर मस्तिष्क की कौन सी अस्थि में, सफिनोइड अस्थि में। और गुहा पूछ ले तो सेल्ला टर्सिका गुहा। कौन सी गुहा, सेल्ला टर्सिका गुहा में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, जो मटर के दाने के जैसी होती है, जिसका रंग हल्का गुलाबी होता है। रंग किस प्रकार होता है, हल्का गुलाबी होता है। और इसका वजन 0.5 ग्राम होता है। 0.5 ग्राम, हल्का गुलाबी रंग, मटर के दाने के समान, सेल्ला टर्सिका गुहा में पाई जाती है, सफिनोइड अस्थि में पाई जाती है, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि,
पीयूष ग्रंथि, जिसे हमने क्या बनाया था, मुख्यमंत्री बनाया था। और मुख्यमंत्री का नियंत्रण कौन करता है, पीएम करता है, जो हाई कमान यानी हाइपोथैलेमस करता है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। और पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। मुख्यमंत्री कितने बनने चाहते थे, 3 बनने चाहते थे। एक तो बाबा बालकनाथ, एक कौन था प्यारे साथियों, वसुंधरा राजे सिंधिया, एक कह रहा था करोड़ीलाल मीणा भी बनेंगे। लेकिन बने कितना, जो सबसे अलग हो, कौन है, भजन लाल शर्मा। कौन है, भजन लाल शर्मा। तो देखिए पीयूष ग्रंथि के 3 भाग, और इनमें प्यारे साथियों हार्मोन भी मैंने एक साथ लिख रखे। यानी इसमें से अगर पीयूष ग्रंथि से क्वेश्चन आता है ना, तो यहीं से आएगा। पीयूष ग्रंथि में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो अब जो आपकी स्क्रीन पर है ना, उसमें से आएगा। ध्यान से देख लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं, पीयूष ग्रंथि के हैं 3 भाग। कौन कौन से, एक तो अग्र भाग, एक मध्य भाग, एक पश्च भाग। पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से भाग, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। जिसे क्या कहते हैं, अग्र भाग को कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। मध्य भाग को क्या कहते हैं, मिजो हाइपोफाइसिस। और पश्च भाग को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। आपको एक साथ मैंने क्यों लिखाए हैं, एक साथ क्यों लिख रखे हैं, ध्यान से देखिएगा आप। हाइपोफाइसिस, यहां पर क्या है, हाइपोफाइसिस, यहां पर क्या, हाइपोफाइसिस। यानी ये हमें याद नहीं रखना, हमें याद रखना है जो आगे नाम दे रखे हैं, एडिनो, मिजो, न्यूरो। क्या करना है, एडिनो, मिजो, न्यूरो, ताकि आपको याद हो जाए ना, इसीलिए वे एक साथ लिख रखे हैं। एडिनो हाइपोसिस, मिजो हाइपोसिस और न्यूरो हाइपोसिस। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, ये नाम याद नहीं रखेंगे, ऊपर वाले रख लेंगे, अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये रख लेंगे, ये सो रहे हैं, सो रो है ना, वो इतो ही दो रो है प्यारे साथियों। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा नहीं तो आप करके नहीं आओगे, करके नहीं आओगे तो नंबर नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएगा नीचे वाला, और ये फिर आपको आएगा नहीं, आएगा नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, नंबर नहीं आएगा तो सिलेक्शन नहीं होएगा प्यारे साथियों। तो देखिए, अगर मस्तिष्क को आप याद किस प्रकार रखोगे, एडिनो सबसे जो आगे होता है ना, यानी सबसे आगे जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे आगे होता है, वो क्या करता है, ग्रुप में क्या करता है, ऐड करता है, किसी न किसी को ऐड करता है। अगर किसी नई सदस्य को हम ऐड करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, नयो सदस्य आयो है ना, पीछे भेज है, पीछे भेज। यानी ऐड तो कौन करेगा, अग्र भाग यानी एडिनो हाइपोसिस, और पीछे जाएगा कौन है, जो नया आया है, यानी पश्च भाग में कौन जाएगा, न्यूरो, जो नया आया है, यानी एडिनो हाइपोसिस। ऐड कौन कर रहा है, अग्र भाग वाला, तो एडिनो हाइपोसिस क्या होता है, अग्र भाग होता है, और न्यूरो हाइपोसिस क्या होता है, पश्च भाग होता है। अगर कोई जो सबसे आगे चल रहा है, जो हीरो होता है, किसी को ऐड करेगा, सबसे पीछे चले जाओ, क्योंकि तुम नए आए हो, तुझे अभी कुछ नहीं मालूम, तुम अभी नए आए हो, सबसे पीछे चले जाओ। और मध्य में आप किस प्रकार रखोगे, मैं से मध्य, मैं से मिजो, मैं से मध्य, मैं से मिजो, मिजो हाइपोसिस प्यारे साथियों इसे कहते हैं। ये नाम याद हो गए ना। अब बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होता है, तो ये रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से स्रावित होता है, ऑप्शन में क्या मिलेगा, एडिनो हाइपोसिस, मिजो हाइपोसिस, न्यूरो हाइपोसिस। तो क्या कर दोगे, न्यूरो हाइपोसिस। अगर आपको ऑप्शन में मिले अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, तो कौन से भाग में, पश्च भाग में। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं
अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी में। अब देखिए आगे, एडिनो हाइपोसिस में या पीयूष ग्रंथि अगर भाग कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है? पीयूष ग्रंथि का अगर भाग कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है? तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जिसे एसटीएच कहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन एफएसएच, इसकी फुल फॉर्म देखेंगे आगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन। ये हार्मोन तो स्रावित करता है अगर भाग। कौन करता है? अगर भाग करता है। और मध्य भाग या मिजो हाइपोसिस है ना, मिजो हाइपोफाइसिस भाग, ये प्यारे साथियों मानव में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। मध्य भाग मानव में नहीं पाया जाता। पीयूष ग्रंथि का मध्य भाग मानव में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि ये स्रावित करता है मेलेनोसाइट। कौन सा हार्मोन है? मेलेनोसाइट हार्मोन स्रावित करता है, जो त्वचा के रंग को परिवर्तित करता है। त्वचा को कभी लाल, कभी पीला, कभी धोला, कभी सफेद, कभी काला, इस प्रकार कौन करता है? कौन करता है? किरलिया। कौन करता है? किरलिया करता है, यानी त्वचा का रंग। ये किस किरलिए में कौन सा भाग पाया जाता है? यानी मध्य भाग, जिसमें मेलेनोसाइट है, मेलेनोसाइट हार्मोन पाया जाता है, तो त्वचा के रंग को परिवर्तित करता है। और पश्च भाग में कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो पश्च भाग से स्रावित होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन और वेसोप्रिन हार्मोन, जो कहां पर संग्रहित होते हैं? जो प्यारे साथियों पीयूष ग्रंथि में संग्रहित होते हैं। कहां पर संग्रहित होते हैं? पीयूष ग्रंथि में संग्रहित होते हैं। कौन से हार्मोन? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन हार्मोन। इतना आपको समझ में आ गया ना कि पीयूष ग्रंथि के 3 भाग कौन कौन से? अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग। अग्र भाग को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसोसिस। मध्य भाग को क्या कहते हैं? मिजो हाइपोफाइसोसिस। और पश्च भाग को क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और कल बात करेंगे एक एक हार्मोन की। कौन से हार्मोन की कमी से क्या रोग होता है, कौन सा हार्मोन क्या करता है, सभी बात करेंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, वेसोप्रिन की, एसीटीएच, टीएसएच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एलएच की फुल फॉर्म ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, एफएसएच की फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस प्रकार सभी पढ़ने वाले हैं। आगे जो भी है ना, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, सभी अधिवक्रक, एड्रिनल ग्रंथि हार्मोन पढ़ने वाले हैं। जनन ग्रंथियां के बारे में पढ़ेंगे। ये रही जनन ग्रंथियां। आगे देखिए, यहां पर पादप हार्मोन तक पढ़ेंगे, यानी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार की क्लास पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।